गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2026 और हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमृता सिंह को। हरियाणा सरकार ने हालिया आदेश के अनुसार आईएएस अधिकारी अमृता सिंह को ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक एवं अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह प्राथमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन एवं मिड डे मील और हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य। हरियाणा स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। यह एक एकीकृत डिजिटल मंच है जो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को जोड़ता है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित और पारदर्शी बनाना है। इससे डॉक्टर, पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा और सेवाएं एक जगह उपलब्ध होंगी। प्रशासनिक प्रक्रिया और पंजीकरण प्रणाली ऑनलाइन और सरल होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में भूजल का दोहन वर्तमान में कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 136.75%। हरियाणा में भूजल दोहन 136.75% तक पहुंच गया है। उपलब्ध भूजल संसाधन 9.3 BCM, वास्तविक दोहन 12.72 BCM। 143 विकास खंडों में 91 खंड अत्यधिक दोहन यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड में हैं। सुरक्षित खंडों की संख्या घटकर 31 रह गई है। बात करें महेंद्रगढ़ की तो निजामपुर खंड गंभीर से अत्यधिक दोहन श्रेणी में है। सतनाली खंड भी ओवर एक्सप्लॉइटेड है। बात करें सोनीपत की तो मुंडलाना विकासखंड अत्यधिक दोहन श्रेणी में है। प्रदेश में कुल 2200 भूजल पर्यवेक्षण केंद्र हैं। साल में 2 बार जांच होती है, जून और अक्टूबर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। हरियाणा का पहला एआई शिखर सम्मेलन 31 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ। आयोजन स्थल रहा चंडीगढ़ हयात रिजेंसी। आयोजन हरियाणा सरकार और टाई यानी द इंडस एंटरप्रेन्योर्स चंडीगढ़ चैप्टर के सहयोग से हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य हरियाणा को एआई हब बनाना और आईटी सेक्टर में रोजगार बढ़ाना है। सम्मेलन की थीम है जी लोकल एआई रियल इम्पैक्ट। मुख्य अतिथि रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 4 देशों और भारत के 11 राज्यों के लगभग 60 विशेषज्ञों ने भाग लिया। वर्ल्ड बैंक, IBM, गूगल, AWS, एडोब जैसी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के इतिहास में पहली बार नगर निगम कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, IRPS अधिकारी विनय कुमार को। 2015 बैच के IRPS अधिकारी विनय कुमार को पंचकुला नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह हरियाणा में पहली बार है जब रेलवे अधिकारी को नगर निगम कमिश्नर बनाया गया। आमतौर पर IAS या HCS अधिकारी नियुक्त होते हैं। नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण विनय कुमार आगामी चुनाव तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। बात करें कानूनी विवाद की
तो 1994 के कानून में IAS को ही कमिश्नर बनाने का प्रावधान था। 2015 में संशोधन के तहत उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त करने की अनुमति मिली। बात करें विनय कुमार के पिछले अनुभव की, तो HPSC में जॉइंट सेक्रेटरी, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त CEO, HSSC में OSD। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान यानी स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन किस अवधि के दौरान चलाया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान यानी SLAC 2026 हरियाणा में 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलाया जाएगा। अभियान हर वर्ष महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी से शुरू होता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। 2026 की थीम है भेदभाव समाप्त करें, गरिमा सुनिश्चित करें, यानी एंड डिस्क्रिमिनेशन एंश्योर डिग्निटी। आशा व स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर स्क्रीनिंग करती हैं। NLEP के तहत 2027 तक कुष्ठ संचरण शून्य करने का लक्ष्य है। NLEP भारत सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो NLEP की फुल फॉर्म है नेशनल लेप्रोसी एरेडिक्शन प्रोग्राम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, कबड्डी चैंपियंस लीग के पहले सीजन के ट्रॉफी टूर की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रिंढाना सोनीपत से। कबड्डी चैंपियंस लीग ने अपने पहले एवर ट्रॉफी टूर को 16 जनवरी 2026 से शुरू किया। ट्रॉफी टूर का आगाज, लीग की ट्रॉफी का अनावरण और टूर की शुरुआत रिंढाना सोनीपत से की गई। रिंढाना कबड्डी के दिग्गज खिलाड़ी प्रदीप नरवाल का पैतृक गांव है, जिसे कबड्डी का गढ़ माना जाता है। बात करें वेन्यू की, तो लीग के सभी मुकाबले मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय सोनीपत में खेले जा रहे हैं। बात करें समय सीमा की, तो यह टूर्नामेंट 25 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभागी की बात करें तो इसमें कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमें खिताब के लिए आपस में भिड़ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 में करनाल के किस चावल ब्रांड ने मुख्य आकर्षण का स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन प्रिंस गोल्ड राइस। दुबई के एक्सपो सिटी में 26 से 30 जनवरी 2026 तक गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित हुआ। JKG ओवरसीज का नया ब्रांड इंडियन प्रिंस गोल्ड राइस मुख्य आकर्षण बना। मुख्य खरीदार की बात करें तो खाड़ी देश, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और ओमान और अफ्रीका व यूरोप के व्यापारी शामिल हैं। सफलता के कारण आधुनिक पैकेजिंग, बेहतरीन खुशबू और लंबा दाना और फूड सेफ्टी मानकों का पालन। व्यापारिक प्रभाव की बात करें तो ऑन द स्पॉट ऑर्डर और दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध बने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अग्निवीरों को सेवा के बाद रोजगार सुरक्षा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य। हरियाणा अग्निवीरों को सेवा के बाद रोजगार सुरक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बना। नीति का नाम हरियाणा अग्निवीर नीति 2024। घोषणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। नीति अगस्त 2026 से लागू होगी। पहला अग्निवीर बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% आरक्षण दिया गया। ग्रुप सी नौकरियों में 5%
क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी नौकरियों में 1% आरक्षण। फॉरेस्ट गार्ड, माइनिंग गार्ड, जेल वार्डर में 10% आरक्षण। सरकारी नौकरियों में 3 साल आयु की छूट, पहले बैच को 5 साल आयु छूट। ग्रुप सी के लिए सीईटी से छूट। स्वरोजगार हेतु 5 लाख रुपए तक लोन पर 3 साल ब्याज सरकार देगी। प्राइवेट सिक्योरिटी हेतु आर्म्स लाइसेंस में प्राथमिकता, HSDRF में भर्ती में प्राथमिकता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ चैंपियन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नवनीत कौर को। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी नवनीत कौर ने हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इतिहास रच दिया है। बात करें खिताब की तो नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी हीरो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। उन्होंने दिल्ली SG पाइपर्स टीम की कप्तानी की और अपनी टीम को लीग का चैंपियन बनाया। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने न केवल बेहतरीन कप्तानी की बल्कि अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 4 गोल किए, शूटआउट सहित कुल 6 गोल का योगदान। बात करें इनाम की तो इस उपलब्धि के लिए उन्हें 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। रोमांचक फाइनल मैच में SG पाइपर्स ने सराची बंगाल टाइगर्स को शूटआउट में 3-2 से हराकर खिताब जीता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम कितने रुपए का लोन मिलता है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपए तक का। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ब्याज में छूट की बात करें तो समय पर ऋण चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज की सब्सिडी, मोराटोरियम, ऋण मिलने के 3 महीने तक EMI भुगतान में राहत। बात करें पात्रता की तो केवल महिला उद्यमी, हरियाणा के स्थायी निवासी, महिला की आयु 18 से 60 वर्ष, परिवार की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम, महिला किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की पूर्व में कर्जदार या डिफॉल्टर ना हो। लोन उपयोग छोटे वाहन जैसे ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, सेवा क्षेत्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, टेलरिंग, फोटोस्टेट, खाद्य उद्योग जैसे पापड़, अचार, हलवाई, फूड स्टॉल, बिस्किट या फिर टिफिन और अन्य व्यवसाय में मिट्टी के बर्तन, आइसक्रीम यूनिट आदि। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की 4थी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 4थी बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को मुआवजा देने पर जोर दिया गया। प्राकृतिक खेती में नुकसान होने पर सरकार किसानों को पूरा मुआवजा देगी। फसल प्रमाणीकरण के लिए जल्द ही लैब स्थापित की जाएगी। पायलट योजना के तहत लगभग 5000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन बनाए जाएंगे। औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्लस्टर और कार्य योजना बनाई जाएगी। सरकार किसानों को खेती के साथ साथ मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। प्रमुख औषधीय फसलें एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और शतावरी। हर्बल फेड द्वारा किसानों के मार्गदर्शन के लिए औषधि पोर्टल लॉन्च किया गया। 4500 किसानों ने पंजीकरण कराया। बैठक में विविध कृषि क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, झींगा मछली पालन, बकरी और भेड़ पालन पर भी चर्चा हुई। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों,
शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए हरियाणा हाई पावर्ड वर्क्स कमेटी की बैठक में कुल स्वीकृत राशि कितनी मंजूर की गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 127.87 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में HPWC की बैठक आयोजित हुई। शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 127.87 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। पारदर्शी निविदा प्रक्रिया और बोलीदाताओं से बातचीत कर 8.77 करोड़ रुपए की बचत। बैठक में कुल 136.64 करोड़ की 3 निविदाओं पर विचार किया गया। चौथी परियोजना के लिए फिर से निविदा यानी रीटेंडर आमंत्रित करने के निर्देश। बात करें फरीदाबाद की तो नागरिक सुविधाओं के लिए पानी की आपूर्ति प्रणाली का विस्तार। उसके बाद अंबाला में नगर निगम की सड़कों की मशीनीकृत और मैनुअल सफाई। उसके बाद गुरुग्राम में श्री माता शीतला देवी मंदिर परिसर का पुनर्विकास। सार्वजनिक स्वास्थ्य, इलेक्ट्रिकल, HVAC और अग्निशमन प्रणालियां। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित प्रमुख व्यक्ति मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर साकेत कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, रेवाड़ी में हाल ही में उद्घाटित बायोमास पेलेट प्लांट की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 240 टन प्रतिदिन। रेवाड़ी में स्थापित यह बायोमास पेलेट प्लांट हरियाणा में पराली प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। बात करें उद्घाटन की तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। बात करें इसकी क्षमता की तो यह संयंत्र 240 टन प्रतिदिन बायोमास पेलेट्स बनाने की क्षमता रखता है। कच्चा माल इसमें मुख्य रूप से धान के भूसे और सरसों के डंठल का उपयोग किया जाएगा। बात करें इसके उपयोग की तो यहाँ बनने वाले पेलेट्स का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ ईंधन के रूप में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2026 में ERSS 112 रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य या क्षेत्र को मिला? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश को। जनवरी 2026 में ERSS 112 की रैंकिंग। टॉप 3 राज्य और क्षेत्र रहे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 घंटे 59 मिनट। चंडीगढ़ में औसत रिस्पॉन्स टाइम 5 घंटे 6 मिनट। मिजोरम में औसत रिस्पॉन्स टाइम 5 घंटे 34 मिनट। और हरियाणा में औसत रिस्पॉन्स टाइम घटकर 9 घंटे 33 मिनट, जो कि 2022 में लगभग 16 मिनट था। हरियाणा पुलिस ने 112 सेवा के तहत दिसंबर 2025 तक 2.75 करोड़ कॉल अटेंड किए। बात करें इसके लक्ष्य की तो 2026 के अंत तक ERSS 112 को पूरी तरह AI इनेबल्ड और ऑटो डिस्पैच सिस्टम में बदलना। राज्य में कॉल करने वाले नागरिकों की संतुष्टि दर 92.60%। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार किस उद्देश्य से जांच अधिकारियों को टैबलेट देने की योजना बना रही है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी त्वरित न्याय और डिजिटल जांच के लिए। हरियाणा पुलिस जांच प्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। जांच अधिकारियों को कार्य के लिए टैबलेट देने का प्रस्ताव रखा गया है। बात करें इसके उद्देश्य की तो जांच की गति बढ़ाना और स्पीडी जस्टिस सुनिश्चित करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों
क्वेश्चंस के बाद है आपके लिए 2 क्वेश्चन क्विज के तौर पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2025 में हरियाणा में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के नए एसीएस होम के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आशा है कि आप सब इन दोनों सवालों का सही जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।